हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का लेक्चर हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो देखिए फिनॉल के बारे में केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने के पहले कुछ पॉइंट्स जो हमको पता होने चाहिए वो क्या है देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो फिनॉल है, ठीक है, वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, हमें पता है। तो अगर मैं फिनॉल का एरोमेटिक स्ट्रक्चर लिखता हूँ कुछ इस तरह से, देखिए, ठीक है, और मुझे पता है कि ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, जिसके वजह से यहाँ पर ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन की तरफ डोनेट करता है और उसी समय ये बॉन्ड पेयर जो है वो यहाँ पर लोन पेयर बन जाता है ना। तो आपका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा कि यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे और इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पाया उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इस तरह से बाकी के बॉन्ड जो है वो इस तरह से रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनाना आता ही होगा। अगेन दिस लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर एंड दिस बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। तो आपका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया यहीं पे। फिर अगेन दिस लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। तो आपका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से, देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये तो मैं बहुत डिटेल में आपको 11th स्टैंडर्ड में ही करा चुका और हमने इस पर काफी प्रैक्टिस भी की है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर आप लोगों को याद दिलाना चाहिए क्या है, आपको ऑलरेडी आता ही होगा। फिर यहाँ देखिए ये लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बैक अगेन टू लोन पेयर। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इस तरह से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। ठीक है, और अगर इन 5 का मिलकर मैं एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, जिसे हम ऐसा लिखते हैं, जहां पर यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं डेल्टा नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं एट ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजिशन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग एट ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजिशन। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो फिनॉल का ग्रुप है, दैट इज एरोमेटिक OH ग्रुप। ठीक है, तो ये जो OH ग्रुप है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, जिसके वजह से ये ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है ना। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद वहां बढ़ रही है ना, इस तरह से। तो ये ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, विच मेक्स इट अ बेटर कैंडिडेट, अ वेरी सुपीरियर कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और वी कैन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी एडिशन रिएक्शन में नहीं जाते, कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी नहीं जाते हैं। ये दोनों ही रीजन हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जाने वाला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे कहता हूं कि दिस OH ग्रुप, ठीक है, इस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, और ऑब्वियसली फिनॉल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू बेंजीन, देयरफॉर OH ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड एज बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। देयरफॉर आई कैन से OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। ठीक है, याद करिए हैलोजन डेरिवेटिव्स में हमने देखा था हैलोजन भी कुछ इसी तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, पर वो बेंजीन रिंग को कम रिएक्टिव बना देता है। दैट मींस हेलोअरीन इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन। तो हैलोजन ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता था, यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। हालांकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। देयरफॉर आने वाले सभी रिएक्शंस दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, विल ऑकर ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको क्लियर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जानते हैं कि इस पे होने वाले सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर बहुत ही आसानी से होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो ये तो सारे आपको पता ही है, जिसको हम कहते हैं हंसा। एक एक्रोनिम दिया था याद रखने के लिए, H stands for hallucination, A for acylation, N for nitration, S for sulfonation, A for alkylation, out of which alkylation and acylation दोनों ही रिएक्शंस फिडेल-क्राफ्ट के रिएक्शन है, ये हमें पता है। These both reactions are फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। तो हम लोग एक एक करके सारे रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद भी थोड़े से रिएक्शंस है जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, एक्सेट्रा, वो भी कंप्लीट करते हुए आज के लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से कंप्लीट कर पा रहे होंगे फिनॉल की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में फिनॉल का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। देखते नहीं होगा तो एक छोटा सा आधा एक घंटा और लगेगा मुझे नेक्स्ट लेक्चर में, बट आई ट्राई टू कंप्लीट इट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले ये आपके नोटबुक में लिख लीजिए
ये फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए आपके ब्रेन में, तभी आपको सारे हंसा वाले रिएक्शंस आसानी से आएंगे। ठीक है, ऑलराइट, देखते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें सभी रिएक्शंस तो नहीं करने हैं जितने आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, मैं उतने ही रिएक्शंस आपको करवाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहला वाला जो आपको दिया गया है वो है हैलोजिनेशन। ठीक है, अब हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन को लगाना। अब हैलोजिनेशन में भी आप क्लोरीनेशन कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, आयोडीनेशन कर सकते हैं, फ्लोरिनेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पर कर रहे हैं ब्रोमिनेशन, क्योंकि ये सबसे आसानी से होने वाला रिएक्शन है। आयोडीनेशन के अंदर क्या है, आयोडीन बन के लिबरेट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आयोडीनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और क्लोरिनेशन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज उसका बॉन्ड ब्रेकिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो सबसे आसानी से ब्रोमिनेशन मिलता है, कर तीनों सकते हैं। ठीक है, फ्लोरिनेशन हम कभी परफॉर्म भी नहीं करते, लेकिन कर तो तीनों कर सकते हैं, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, बट सबसे बेहतरीन रिएक्शन ब्रोमिनेशन में मिलता है, फिर थोड़ा सा आसानी से क्लोरीन में मिलता है, और आयोडीन में थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो देखिए ब्रोमिनेशन के अंदर हम देखते हैं कि ब्रोमिनेशन के अंदर हमको लगाना होता है ब्रोमीन, पर ये जो रिएक्शन है वो दो अलग अलग कंडीशन में किए गए हैं फिनॉल के ऊपर। एक जिसमें हमने एक नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किया है, और एक जिसमें हमने पोलर सॉल्वेंट यूज किया है। तो सॉल्वेंट की वजह से क्या होता है कि दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि करके कि इसमें भी नंबर 1 में अगर मैं देखूं, ठीक है, ब्रोमिनेशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड एक बहुत ही बेहतरीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर हमने ब्रोमिनेशन किया फिनॉल के ऊपर, तो देखिए ये फिनॉल है, और ब्रोमिनेशन के दौरान हम ऐड करते हैं ब्रोमीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करने वाला है, और वो जो ब्रोमीन जो है कहाँ पर अटैक करेगा, ऑब्वियसली ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक जो होगा वो होगा यहाँ पर OH ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर आने वाला है ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ से इस पोजीशन से निकला हुआ H बचे हुए ब्रोमीन के साथ में जाके HBr बना रहा है। उसी तरह से अगर इसके दो मॉलिक्यूल होते हैं, इसके भी दो मॉलिक्यूल होते हैं, तो आपको एक प्रोडक्ट और मिलता है जिसे हम कहते हैं OH ग्रुप, जिसके पैरा पोजीशन पर आता है ब्रोमीन, और पैरा पोजीशन से निकला हुआ H इसके साथ Br के साथ जाके HBr बनाता। तो इस तरह से ये रिएक्शन के अंदर दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, एक को हम कहते हैं ऑर्थो प्रोडक्ट, एक को हम कहते हैं पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, ड्यू टू रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। तो इस तरह से मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया कि यहाँ भी दो और यहाँ भी दो लिखना चाहिए, ताकि आपको दो बेंजीन रिंग और दो बार HBr मिले। ठीक है, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट में कुछ भी नहीं होता है, रिएक्शन नॉर्मली होता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल्ड वे में होता है। तो पहले मैं इसका नाम लिखता हूँ कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, ये होगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, या IUPAC नेम भी लिख सकते हैं 2 ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, या इसे कह सकता हूँ पैरा ब्रोमोफिनॉल, और इसी तरह से IUPAC नेम में लिख सकते हैं 4 ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये और ये दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट रहा होगा, तो कोई भी बच्चा आंसर बता देगा कि सर पैरा प्रोडक्ट जो है ना वो एक मेजर प्रोडक्ट रहा होगा। क्यों? क्योंकि पैरा पोजीशंस पर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर अटैच्ड है OH और ब्रोमीन के, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा कम होगा, और यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत कम है ना, इसलिए पैरा ब्रोमो वाला कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ऑर्थो ब्रोमो, एंड देयरफॉर ये वाला जो प्रोडक्ट है वो एक मेजर प्रोडक्ट रहा होगा। ये फंडा आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से क्लियर। और जो ज्यादा स्टेबल होता है उसी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट विल बी मोर देन ऑर्थो वाले का मेल्टिंग पॉइंट। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको याद रहेगा। ठीक है, कि यहाँ पर पैरा है, ठीक है, इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो। ठीक है, ये मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, स्टेबिलिटी के लिए लिख रहा हूँ। तो इस केस में स्टेबिलिटी में पैरा इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में भी पैरा विल बी मोर हैविंग मोर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ऑर्थो। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर जो पैरा है वो मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है ड्यू टू स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है इसमें। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं ब्रोमिनेशन। चलिए, अब उम्मीद करता हूँ कि आपने ये नोटबुक में लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रोमिनेशन। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में था, अब हम देखेंगे पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि पोलर सॉल्वेंट में कंडीशन पोलर होने की वजह से रिएक्शन थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिव मतलब रिएक्शन थोड़ा ज्यादा होता है।
ठीक है, पेस ज्यादा होता है रिएक्शन का। तो व्हाट डू आई मीन बाय पेस, देखिए ध्यान से कि अगर मैं कहता हूं कि आई एम डूइंग ब्रोमिनेशन इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट सबसे बेहतरीन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, सबसे बेहतरीन पोलर सॉल्वेंट वाटर होता है। तो ये देखिए फिनॉल लिया मैंने, ठीक है, तो इसमें मैंने ये रहा फिनॉल ग्रुप, लेट मी राइट फिनॉल, ठीक है, इसमें ब्रोमिनेशन करने के लिए ब्रोमीन ऐड किया बट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये OH ग्रुप ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पर ब्रोमिनेशन थोड़ा सा एग्रेसिव होने की वजह से OH ग्रुप तो यही रहेगा बट एक साथ तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा। दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे नहीं, एक ही प्रोडक्ट बनेगा और एक साथ तीनों पोजीशन पर, दैट इज ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो, तीनों पोजीशन पर H हट जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ब्रोमीन आ गया, यहाँ पे भी ब्रोमीन आ गया और यहाँ पे भी ब्रोमीन आ गया। तो इस तरह से टाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इस तरह से कंपाउंड मिलेगा। तो देखिए आप देख सकते हैं 3 ब्रोमीन आ रहे हैं और 3 H हट रहे हैं, तो 3 H जो है वो बाकी के 3 ब्रोमीन के साथ जाके बनाएगा ट्विन बॉन्ड, इस तरह से। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, टोटल 6 ब्रोमीन है जिसमें से 3 बेंजीन पर आ रहे हैं और 3 HBr बन के निकल रहे हैं, यहाँ से 3 H निकले उसके साथ में, इस तरह से आपको रिएक्शन मिलेगा। तो इसका अगर मैं कॉमन नेम लिखूं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोफिनॉल, ऐसा लिख सकते हैं। वरना अगर आपको IUPAC ने लिखना है तो वो तो बहुत ही आसान है, दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। याद रखिएगा ये जो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल है इसका प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का, व्हाइट PPT होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन करेंगे आप वाटर के प्रेजेंस में, आपको व्हाइट कलर का PPT मिलेगा और वो व्हाइट कलर का PPT कंफर्म करता है कि ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्रोमिनेशन जो है बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया है कि किस तरह से पोलर सॉल्वेंट की वजह से रिएक्शन एग्रेसिव हो जाता है और जिसकी वजह से आपको इस तरह से रिएक्शन मिलता है, एक ही कंपाउंड मिलता है बट तीनों जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से रिएक्शन ज्यादा एग्रेसिव नहीं होता है, मोस्टली वो लो टेम्परेचर पे होता है वो रिएक्शन, जिसकी वजह से आपको 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट, आउट ऑफ विच पैरा इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो, देयरफॉर पैरा इज मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ऑर्थो, एंड देयरफॉर पैरा इज आल्सो मेजर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू ऑर्थो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, ठीक है। अच्छा एक और बात, जैसे यहाँ पर आप ब्रोमिनेशन कर रहे हैं सेम तरीके से क्लोरिनेशन भी होगा, तो क्लोरिनेशन जो है बेटा वो भी सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है और सेम टाइप का रिएक्शन मिलेगा, बस ब्रोमीन की जगह आपको क्लोरीन लिखना होगा। बस रिएक्शन क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो सिमिलर वे में क्लोरिनेशन अगर आ गया या किसी ने पूछ लिया तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, जहां जहां ब्रोमीन है सब जगह क्लोरीन लिख के आ जाओ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम जरा हेलोजिनेशन से आगे बढ़ते हैं नाइट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो अपना अगला रिएक्शन है नाइट्रेशन, लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। देखिए बच्चों सेकंड रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल और ये भी 2 तरह से होता है, एक डाइल्यूट कंडीशन में होता है और एक कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में होता है। तो देखते हैं हम लोग दोनों ही रिएक्शन। पहला वाला अगर मैं कहता हूं नाइट्रेशन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दैट इज डाइल्यूट HNO3, ठीक है। ऑब्वियसली लो टेम्परेचर पर हो रहा है रिएक्शन, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग फिनॉल लेते हैं, ठीक है, लेट मी राइट फिनॉल, और इसमें ऐड करते हैं डाइल्यूट HNO3। अब डाइल्यूट HNO3 का स्ट्रक्चर HONO2 लिख सकते हैं ना, देखिए HNO3 ही है, ये डाइल्यूट है, बस लिखने का तरीका इस तरह से। तो क्या है आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ऑर्थो और पैरा दोनों ही जगह पर रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। ज्यादा विगरस रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज डाइल्यूट एसिड यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे ऑर्थो और पैरा। तो ऑर्थो पोजीशन से H है ना वो निकल जाएगा इस OH के साथ में, तो आपके पास में HOH ऐसा वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और ये NO2 इस पोजीशन पर आएगा, तभी तो हम इसे नाइट्रेशन कहेंगे कि नहीं। नाइट्रेशन का मतलब ही होता है कि NO2 को बनाना चाहिए, है ना। और सिमिलर रिएक्शन आपको मिलेगा पैरा पोजीशन पर, ठीक है, क्योंकि OH जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो इसलिए आपको यहाँ पर भी एक रिएक्शन मिलेगा। अब यहाँ 2 बेंजीन रिंग है, यहाँ एक ही बेंजीन रिंग है, सो आई नीड टू बैलेंस दिस रिएक्शन, ये भी 2 बार और ये भी 2 बार, इस तरह से आपको मिलेगा। तो अगर बच्चों में यहाँ लिखूं कि इसका कॉमन नेम क्या है, तो आप कहेंगे ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या फिर 2 नाइट्रोफिनॉल। और अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो आ जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, और अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो हो जाएगा 4 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, इस तरह से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिएक्शन समझ में आया है बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शनल कंडीशन है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल थॉट्स यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत गलती करते हैं और ये एग्जाम में पूछते ही है।
तो अभी से लेकर के मैं जो भी बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा और अलग कलर के पेन से अपने बुक में लिखिएगा और उसको रोज एक बार तो देखना ही होगा, तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, तो आप में से ऑलमोस्ट सभी बच्चे ये कहेंगे कि सर पैरा प्रोडक्ट एक मेजर प्रोडक्ट होगा और ऑर्थो प्रोडक्ट एक माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जो कि एक गलत आंसर है। अब आप सोचेंगे सर यहाँ देखिए दोनों ग्रुप्स दूर दूर है, कंपाउंड सिमेट्रिकल है, रिपल्शन बहुत कम होगा, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए और ये वाला जो है वो माइनर प्रोडक्ट होना चाहिए। देखिए आपका रीजनिंग जो है ना वो करेक्ट है, ऐसा होता है, बट यहाँ पर वो रीजनिंग एप्लीकेबल नहीं है। अब क्यों एप्लीकेबल नहीं है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब मैं ऐसा कहता हूँ कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल है, तो आप ध्यान से देखिए, जब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है तो यहाँ ये जो हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, इनके बीच में देखिए क्या हो रहा है ना। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अगर आसपास में होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये जो OH है और इसका जो नाइट्रोजन है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ग्रुप्स बहुत दूर दूर है ना, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो बताइए अब ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज ओनली पॉसिबल इन नाइट्रोफिनॉल्स बिकॉज H और N दोनों बाजू बाजू में है, तो मुझे आप ही बताइए कि कहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ऑर्थो वाले में स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। इसी का मतलब ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये एक्सेप्शनल केस आपको याद रखना होगा। तो ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर आपको लिखा के दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज हैज इंट्रा, क्योंकि उसी के अंदर होना है, विद इन इटसेल्फ को इंट्रा कहते हैं, तो ये क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, देयरफॉर इट हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, एंड देयरफॉर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, एंड पैरानाइट्रोफिनॉल इज अ माइनर प्रोडक्ट। बहुत याद रखना बेटा, ये एक मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, बहुत बच्चे गलती करके आते हैं, इसे मेजर लिख के आ जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ इतना सोचता है कि स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ रिपल्शन की वजह से होती है, लेकिन यहाँ देखिए रिपल्शन तो होगा ही यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना ज्यादा है कि वो रिपल्शन को ओवरकम कर जाता है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा और ये वाला माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है क्योंकि सभी लोग एक ही समय पर सारी चीजें सोच पा रहे हैं। ठीक है, आप रिपल्शन फैक्टर भी देख रहे हो, आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि होती है और बहुत लोगों को दिखाई नहीं देती कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि उनको याद ही नहीं आता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब हाइड्रोजन होता है किसी के आसपास। किसके आसपास, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आसपास, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन है ना नाइट्रोजन के बाजू में, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अंडरलाइन कर देता हूँ। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है और इसीलिए यहाँ पर वो एक मेजर प्रोडक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट एकदम ही क्लियर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए एक और मैं एंट्रेंस एग्जाम का पॉइंट यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन से कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट कहता हूँ मतलब सिंपली क्या है कि सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट हो रहा है, और मैं बॉइलिंग पॉइंट कहता हूँ तो सिंपली क्या है कि लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ये कंपाउंड सॉलिड होगा तो मेल्टिंग ही होगा और ये कंपाउंड लिक्विड होगा तो बॉइलिंग ही होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर कंसेप्ट है, बस हम लोग फिजिकल स्टेट देख के बोलते हैं कि मेल्टिंग बोलना चाहिए या बॉइलिंग बोलना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आप ही बताइए ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट में से किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड है ज्यादा। ठीक है, दिमाग लगा के करिए। ठीक है, और देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये मेजर प्रोडक्ट है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है इसलिए मेजर प्रोडक्ट है, तो शायद इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, पर आप फिर गलत हो जाएंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका ही ज्यादा है। अब ऐसा क्यों, इसलिए कि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, क्या ये रीजन है? नहीं, इसका रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। उसीलिए हमको थोड़ा डिटेल में देखना होगा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है एक्चुअली। जब इसको आप समझेंगे बारीकी से ना, तब आप इसका आंसर फटाक से दे पाएंगे कि क्यों ये मेजर प्रोडक्ट ना होते हुए भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। ठीक है, अब बारीकी से देखते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग के दौरान होता क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात को। ठीक है, जब भी मैं कहता हूँ आप किसी मॉलिक्यूल को मेल्ट करते हैं या बॉइल करते हैं,
ठीक है, तब क्या होगा, तब क्या हो रहा होता है देखिए, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूं ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके बाजू में ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके बाजू में ये तीसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इस तरह से देखिए मैं एक सिस्टम बना रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर सॉलिड कंपाउंड के अंदर इस तरह से ये है, और इसको मैं कहता हूं सॉलिड स्टेट। अब आपको तो पता ही है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, जैसे अगर ये कंपाउंड सॉलिड है, पैरानाइट्रोफिनॉल एक सॉलिड कंपाउंड है, तो ये पैरानाइट्रोफिनॉल का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, पांचवा मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, और उनके बीच में स्पेस जो है वो बहुत कम है। देखिए एकदम पैक किया हुआ है, बहुत टाइटली पैक्ड है। आपने पढ़ा है सॉलिड स्टेट कैसा होता है, टाइटली पैक्ड होता है, मॉलिक्यूल्स हिलते नहीं है वहां पर ज्यादा। हाँ, एक ही जगह पे वाइब्रेट जरूर कर रहे होंगे, पर मॉलिक्यूल्स फ्लो नहीं हो पाते, है ना। सॉलिड थोड़ी फ्लो करता है, लिक्विड और गैसेस फ्लो करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर है आपको, ठीक है। तो जब आप बेटा क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्या होता है कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है और अपने आप को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करता है। जब आप हीट देते हैं तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो सारा का सारा एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल को मिलता है, हर एक मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलता है। अब मॉलिक्यूल के पास खुद का एक इंटरनल एनर्जी होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स, है ना। हर मॉलिक्यूल के पास खुद का एक इंटरनल एनर्जी होगा, वो उसी की जगह पे अपने मीन पोजीशन पर कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहा होता है। जब आप उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हो, तो वो अपने एनर्जी के अंदर और एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है, जिसकी वजह से उसका वाइब्रेशन और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल पहले अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, अब एनर्जी देने की वजह से वो बहुत जोर से वाइब्रेट करेगा। सभी मॉलिक्यूल्स एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे तो सभी मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, देयरफॉर रिपल्शन विल इंक्रीज एंड देयरफॉर वो और दूर जाने की कोशिश करेंगे। बट हाई हीट होने की वजह से वो और जोर से रेजोनेट, यानी और जोर से वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। इसलिए इनके बीच में जो स्पेसेस होती है बेटा, ये जो स्पेस देख रहे हैं आप, ठीक है, इस स्पेस को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बिकॉज इट इज बिटवीन मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ना, हीट के वजह से एक्सपांड हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज उनका वाइब्रेशन ही उतना ज्यादा हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कंपाउंड है अब कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए आप देख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखिए अचानक से बहुत बढ़ गई। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गई तो ये जो मॉलिक्यूल है वो अपने पोजीशन पर वाइब्रेट करते करते अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस करके यहाँ आ जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा। मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और फ्लो होना शुरू हो गया तभी तो हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो लिक्विड स्टेट में आ गया। तो अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, सॉलिड से लिक्विड आते वक्त जब आप हीट करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए कंपाउंड मेल्ट होता है। अब मैं आपसे कहता हूं कि बताओ मुझे ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट के अंदर किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए जब मैं पैरा प्रोडक्ट को देखता हूं, लेट मी राइट कि पैरा प्रोडक्ट का एक मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से रहा होगा, देखिए, ठीक है। चलिए पैरा प्रोडक्ट का दूसरा मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से रहा होगा, देखिए, ठीक है। पैरा प्रोडक्ट का तीसरा मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से रहा होगा, देखिए, है ना। इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल आसपास में है। और पैरा प्रोडक्ट में क्या है, क्या कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है? आप कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाई दे रही है। क्या इस H और इस N के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? नहीं। इंट्रा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के खुद के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। लेकिन जब बहुत सारे मॉलिक्यूल पास पास में होंगे तो देखिए इसका H इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा कि नहीं, इसका H इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा कि नहीं, सिमिलरली इसका H किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वो मॉलिक्यूल के अंदर है या दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में है? दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में। तो उसे हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, जो कि इसमें दिखाई देती है। समझ में आया? क्या वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें दिखाई देगी? नहीं, क्योंकि ये अपने ही अंदर इन्वॉल्व है, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता नहीं है। इसके पास खुद का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए बाजू वाले मॉलिक्यूल्स के पास आने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बताइए मुझे, अगर इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को चिपक जाएंगे, मतलब और टाइटली पैक हो जाएंगे। अगर और टाइटली पैक हो जाएंगे तो उनको दूर करने के लिए या फिर मेल्ट करने के लिए मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, हाँ के ना। अगर वो बहुत टाइटली पैक्ड है और अपने ही साथ में चिपके हुए हैं तो उनको अलग करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, और इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है।
ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। अब मैं आपको इसके बारे में स्टेटमेंट दे देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आपने अपने ओन वर्ड्स में, अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट तो आप अपने ओन वर्ड्स में फटाफट स्क्रिबल कर लेंगे पेंसिल से या पेन से, कहीं ना कहीं लिख के रखेंगे कि सर ने ऐसे ऐसे समझाया था, ताकि आपको बार बार लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े, आप नोट्स से ही सारी चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं क्या स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। पैरा नाइट्रोफिनॉल हैज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो याद रखिए पैरा प्रोडक्ट का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है। पैरा नाइट्रोफिनॉल भले ही वो मेजर प्रोडक्ट नहीं है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होता है, स्टेबिलिटी के हिसाब से। भाई जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनेगा, इसलिए वो मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। समझ में आ रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए ये ज्यादा बन रहा है और ये कम बन रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, क्या उसका रिलेशन स्टेबिलिटी के साथ में है? नहीं, उसका रिलेशन स्टेबिलिटी, सिर्फ स्टेबिलिटी के साथ में नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ स्टेबिलिटी के साथ में है। ठीक है, सिर्फ स्टेबिलिटी के साथ में नहीं है तो फिर ये गलत हो जाता ना। इसका रिलेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन, हीट आप दे रहे हैं और वो कितना आसानी से सेपरेट हो रहा है उस पर है। समझ में आया? तो कितना आसानी से सेपरेट हो रहा है वो किस पर देखा जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर देखा जाएगा। और यहाँ देखिए पैरा नाइट्रोफिनॉल भले ही वो मेजर प्रोडक्ट नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बिकॉज उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाती है, या फिर मैं ऐसा कहूं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसलिए उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है, इसलिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, कि नाइट्रेशन विद डाइल्यूट एसिड करने पे दो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें से ऑर्थो वाला मेजर है और पैरा वाला माइनर है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पैरा वाले का ज्यादा है और ऑर्थो वाले का कम है। दोनों के ही अंदर रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो वाले में होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पैरा वाले में होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिमाग में ये बात को फिट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नाइट्रेशन जब हम करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन के अंदर या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड यूज करने पे क्या होता है। ठीक है, तो लेट मी वाइप दिस ऑफ। उम्मीद करता हूं आपने लिखा होगा, नहीं लिखा तो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, चलिए प्लीज पे अटेंशन कि नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में दूसरा रिएक्शन हम देख रहे हैं, दैट इज नाइट्रेशन विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर, है ना। नाइट्रेटिंग मिक्सचर आप तो जानते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहां पर अगर हम फिनॉल लेते हैं, ठीक है, लेट मी राइट फिनॉल, इसमें आप करिए कॉन्क HONO2 यानी नाइट्रिक एसिड ही लिखा हुआ है, HNO3 ही है। ठीक है, लिखने का तरीका खाली अलग लिखा है, और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन बहुत विगरस है, जिसकी वजह से रिएक्शन बहुत ही विगरसली हो जाएगा और यहाँ पर आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर OH है। सेम ब्रोमिनेशन कैसे विगरस कंडीशन में तीनों जगह पे चले गया था एक साथ, वैसे ही यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर यूज करने पे नाइट्रो ग्रुप तीनों ही पोजीशन पर एक साथ चले जाएगा, यानी ऑर्थो पर भी नाइट्रो आएगा, पैरा पर भी नाइट्रो आएगा और इस वाले ऑर्थो पर भी नाइट्रो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 3 बार वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा ही, है कि नहीं, 3 बार वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, क्योंकि यहाँ से 3 H है जो इन OH के साथ में जाके वाटर बना रहे हैं और उसके जगह पे क्या आ रहा है, NO2 ग्रुप आ रहा है जहां से हाइड्रोजन हटा है। तो बैलेंस करने के लिए मुझे इसे भी 3 बार लिखना चाहिए। ठीक है, और ये तो एक ही कंपाउंड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है। ये जो कंपाउंड आपने बनाया है यहाँ पर, इसका नाम क्या है, अगर कॉमन नेम या फेमस नेम में मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम है पिक्रिक एसिड, जो कि मैंने आपको नॉमेनक्लेचर के टाइम पे ऑलरेडी बता दिया था। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लोसिव है, बहुत ही अच्छा एक्सप्लोसिव है जो RDX वगैरह बनाने में काम आता है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करता हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर की, तो वो बहुत आसान है, दैट इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, बहुत ही आसान है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर रही होगी, आपको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम लोग ने नाइट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब अगला रिएक्शन हम जो देखने जा रहे हैं उसका नाम है सल्फोनेशन।
ठीक है, तो देखते हैं सल्फोनेशन में क्या होता है। हमको पता है सल्फोनेशन में सल्फोनिक एसिड का ग्रुप लगता है ना, तो इसके अंदर सल्फोनेशन रिएक्शन करते हैं। ये भी दो तरह के हैं, ठीक है, आई गेस आइसोटोप नंबर 3 दैट इज सल्फोनेशन रिएक्शन। ये भी दो तरह के हैं, जैसे नंबर 1 है सल्फोनेशन एट रूम टेम्परेचर एंड अनदर वन इज सल्फोनेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऐसा कहना चाहिए हाई टेम्परेचर। सिंपल सी बात है ना, एक रूम टेम्परेचर पे और एक थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे। तो देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा। सबसे पहले आपने लेना चाहिए फिनॉल, ठीक है, तो ये ले लिया हमने फिनॉल। और सल्फोनेशन करने के लिए हमें ऐड करना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। अगर मैं लिखूं H2SO4 को, उसको ऐसा लिखा जाता है HOSO3H, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड वाला। तो जब यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड है तो वाटर लॉस होना ही है, बेंजीन पे से H हट जाएगा और उसके जगह OSO3H आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको कंपाउंड कुछ इस तरह से मिल रहा होगा, पैरा पोजीशन पर आ जाएगा SO3H ग्रुप। जी हाँ, यहाँ पर ऐसा ही रिएक्शन होता है कि यहाँ पर ये रिएक्शन नॉर्मली पैरा पोजीशन, क्योंकि पैरा पोजीशन में रिपल्शन सबसे कम होगा ना, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम OSO3H ग्रुप है वो पैरा पे ही जाएगा। यहाँ पर साथ में ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट क्लियर रखना। और अगर मैं 100 डिग्री पे करता हूँ तो रिएक्शन जो है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पर मिलता है, ठीक है। यानी मैं यही सेम रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, बस अब यहाँ पर हाई टेम्परेचर पे कर रहा हूँ, यानी 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा हूँ। तो ये जो रिएक्शन है मुझे ऑर्थो पोजीशन पर मिलेगा, बाकी कोई फर्क नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बस यही इतना सा फर्क है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका नाम लिखता हूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉमन नेम लिखूं तो वो हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी, क्योंकि इस पर हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट है और पैरेंट बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बहुत बड़ा नाम है पर ठीक है। अगर मैं लिखूं IUPAC नेम में तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम अगर लिखे, सॉरी ये ऑर्थो थोड़ी है, सॉरी माय मिस्टेक, ऑर्थो नहीं है, पैरा है, मैंने गलती से लिख दिया, और ये 4, हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और यहाँ पर मेजर माइनर का सवाल ही पैदा नहीं होता है, कौन सा मेजर कौन सा माइनर, क्योंकि रिएक्शन अलग अलग टेम्परेचर पे हो रहा है। एक रूम टेम्परेचर पे हो रहा है 100% यही प्रोडक्ट बनेगा, मेजर माइनर का बात ही नहीं है, और एक हाई टेम्परेचर बनेगा तो यही प्रोडक्ट बनेगा, मेजर माइनर का कोई बात है ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर सल्फोनेशन बहुत आसान रिएक्शन लगा होगा आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। देखिए ध्यान से बच्चों, अगला रिएक्शन जो है वो कि एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है कॉल्ब्स सिंथेसिस, ठीक है, COLBES, कॉल्ब सिंथेसिस, ठीक है। तो कॉल्ब सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए ये क्या प्रिपेयर करता है। कॉल्ब सिंथेसिस में हम फिनॉल को कन्वर्ट करते हैं सैलिसिलिक एसिड के अंदर। किसमें कन्वर्ट करते हैं हम उसे, सैलिसिलिक एसिड के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाला है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, और क्यों नेम रिएक्शन है तो वो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट हो गया, होमवर्क में आपको उसको 3 बार लिख के प्रैक्टिस करना ही होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा बड़ा है रिएक्शन, प्लीज पे अटेंशन। कॉल्ब सिंथेसिस में हम सबसे पहले क्या लेंगे, फिनॉल, ठीक है। तो देखिए फिनॉल कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि बेंजीन है और उस पर है OH ग्रुप, तो ये ले लिया हमने फिनॉल, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम फिनॉल के अंदर NaOH ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिनॉल और NaOH जब रिएक्ट करेंगे तो मैं कहता हूँ यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ से ये OH और यहाँ से H निकल गया, तो आपको यहाँ पर सॉल्ट मिलेगा कुछ इस तरह से, बेंजीन है O माइनस होने वाला है और सोडियम प्लस होने वाला है, इस तरह से, है ना, HOH निकल जाएगा वाटर, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्ट बनेगा, इसका नाम है सोडियम, आपने ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं ये, तो इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार सोडियम फिनॉक्साइड बन जाए फिर अपना मेन रिएक्शन शुरू होता है, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड तो बनना ही चाहिए, उसके बाद मेन रिएक्शन शुरू होगा, डायरेक्ट फिनॉल में नहीं होता रिएक्शन, उसके सॉल्ट में होता है। दिस वन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू फिनॉल, दैट इज वाई, ठीक है। अब देखिए सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर हमको क्या ऐड करना है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसमें हमें ऐड करना है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हमें ऐड करना है कार्बन डाइऑक्साइड और एट लो टेम्परेचर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एट लो टेम्परेचर। जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं एट लो टेम्परेचर तो क्या होता है कि इसके जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पर जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा,
लेट मी शो यू कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा और वहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अंदर घुस जाएगा। तो कैसे दिखाई देगा? कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखो बच्चों, यहाँ पर O है, माइनस है, Na है, ये हमें पता है, बेंजीन रिंग एज इट इज है। यहाँ से H निकल गया और CO2 अंदर जाएगा तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, CO2 है ना वो इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर। और जो H है वो फिर से यहाँ से जो H निकला था ना वो इस O के पास में आ जाएगा। तो देखिए एसिड का फंक्शनल ग्रुप बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने से एसिड का फंक्शनल ग्रुप कैसे बन रहा है। यहाँ से जो H है वो रिमूव होगा, वहां जगह खाली हो गई, वहां पर CO2 मॉलिक्यूल आ जाएगा और फिर वो H है वो इस O के पास लग जाएगा और इस तरह से एसिड का ग्रुप बनता है। अब आपको ऐसा चाहिए कि सर मुझे और अच्छे से एक्सप्लेन करो ये कैसे हो रहा है, तो फिर हमें इसका मैकेनिज्म देखना होगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे ब्रेक हो रहा है, कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। बट आपके सिलेबस में इस रिएक्शन का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। चाहे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर नहीं है तो आपको क्यों करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में बहुत सारा मैकेनिज्म पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा मन हो और मैं कभी ब्रांच में अवेलेबल रहूंगा तो मैं आपको करके बता दूंगा कि कैसे होता है रिएक्शन, अगर आपको देखना ही है तो। अदरवाइज यू कैन सिंपली रिमेंबर एंड यू हैव गॉट टू रिमेंबर कि यहाँ पर H हटेगा और CO2 इस तरह से ऐड हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनेगा। ठीक है, अब एक बार हमारे पास में ONA है और हमें क्या चाहिए, सैलिसिलिक एसिड। आप जानते हैं सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एसिड ग्रुप होता है, उसके बाद में OH ग्रुप होता है, पर आपके पास कौन सा ग्रुप है, ONA ग्रुप है। तो ONA को OH में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने ऑलरेडी देखा है कि एक बार आपके पास में O ना हो तो इसमें आप सिंपली कोई भी डाइल्यूट हाइड्रोलिसिस कर लीजिए या फिर एसिड हाइड्रोलिसिस कर लीजिए तो आपको आपका OH ग्रुप मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ डाइल्यूट HCl, या फिर मैं यूज कर सकता हूँ डाइल्यूट H2SO4, या फिर मैं यूज कर सकता हूँ H2O प्लस CO2 जिसे हम कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको अपना OH ग्रुप जो है वो वापस मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा COOH ग्रुप इस तरह से। और साइड प्रोडक्ट में क्या मिलेगा कि ये Na अगर HCl यूज किया होगा तो NaCl बनकर निकलेगा, H2SO4 यूज किया होगा तो Na2SO4 बनकर निकलेगा और H2O प्लस CO3 यूज किया होगा तो Na2CO3 बनकर के निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन क्लियर रहा होगा। ज्यादा डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, आसान है। पहले इसको सॉल्ट में कन्वर्ट करो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्शन करो और फिर हाइड्रोलिसिस करके उस सॉल्ट को वापस फिनॉल स्टेट में लेके आओ। दैट इज सिंपल। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा, फेमस नेम में तो आप इसे कह ही देंगे कि ये सैलिसिलिक एसिड है। कॉमन नेम में आप इसे कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी, क्योंकि इस बार हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट है और पेरेंट कौन है, बेंजोइक एसिड। तो देखा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, या फिर आप IUPAC में कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर रहा होगा आपको। और ये कॉल्ड सिंथेसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं राइट अ नोट ऑन कॉल्ड सिंथेसिस तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर आप ये रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तब जाके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या होगा कि इन दिस रिएक्शन वी कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट फिनॉल इज ट्रीटेड विद NaOH to give sodium phenoxide, and then sodium phenoxide on action of carbon dioxide at low temperature. ठीक है, and forward या फिर ऐसे कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड at low temperature. ठीक है, and later on treatment with hydrolysis we get salicylic acid. ठीक है, तो क्या है, आपको मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि ये क्या है, अदरवाइज ये बोलना पड़ेगा कि आपको मिला है कॉम्प्लेक्स टाइप कंपाउंड। ठीक है, या फिर इंटरमीडिएट इसे कहते हैं, बट मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखिए कैसे लिखना चाहिए कि इन दिस रिएक्शन वी कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एसिड। फर्स्ट फिनॉल इज ट्रीटेड विद NaOH टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड, देन लेटर ऑन ट्रीटमेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड एट लो टेम्परेचर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस वी गेट सैलिसिलिक एसिड। इतना ही लिख के आना है। ठीक है, और बाद में ये रिएक्शन लिख लेना है अच्छे से, तो आपको पूरे ही 3 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीटली मिल जाएंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट कॉल्ड सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, एग्जाम में आने ही वाला है, तो इसको लर्न करना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। तो चलिए अगले रिएक्शन की तरफ, रिएक्शन नंबर 5। ये भी एक नेम रिएक्शन ही है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे रिएक्शन नंबर 4 में आपने देखा बच्चों के हम प्रिपेयर करते हैं सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल बाय कॉल्ड सिंथेसिस। अब देखिए आपने सैलिसिलिक एसिड बनाया तो आपने एक और कंपाउंड पढ़ा था जिसका नाम था सैलिसिलिक अल्डिहाइड। तो चलिए वो भी बनाएंगे और वो भी एक नेम रिएक्शन है। तो ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन नंबर 5 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेम देखिए, रीमर टीमन सिंथेसिस। ठीक है, क्या नाम है, रीमर टीमन सिंथेसिस। पहला वाला क्या था, कॉल्ड सिंथेसिस, जिसमें हम सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं फिनॉल से, और यह है रीमर टीमन सिंथेसिस जहां पर हम सैलिसिलिक अल्डिहाइड बनाते हैं फिनॉल से। तो देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है।
सबसे पहले आप फिनॉल लेंगे, ठीक है, और इस फिनॉल को ज्यादा रिएक्टिव बनाने के लिए हम एज यूजुअल NaOH से रिएक्ट करवा करके यहां से वाटर लॉस करवा देंगे और सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये आपने पहले भी देखा, O Na+, वेरी नाइस। तो इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहां पर हम क्या करते हैं, बहुत आसान है, देखिए हम यहां पर ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म, CHCl3, क्या ऐड करता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो देखिए मैं क्लोरोफॉर्म को कुछ इस तरह से लिखता हूं, CHCl3 कुछ इस तरह से लिखता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, चाहे तो आप इसका आईयूपीएसी लिख सकते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो चलिए जब क्लोरोफॉर्म इसमें डालते तो क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूं, ठीक है। यहाँ पर जो ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इसके Cl के साथ निकल जाएगा तो HCl निकल जाएगा, ऐसा मैं कहता हूँ। और ये जो कार्बन है वो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आपको कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा कि O Na+ तो यहाँ पर है ही है, यहाँ पर आपको साइड में मिल जाएगा, देखिए H और Cl निकल गया तो कार्बन ज्वाइन हो जाएगा, दैट इज C, उसके पास एक H है और 3 में से 1 क्लोरीन निकल चुका है तो 2 क्लोरीन अभी भी है, तो लेट मी राइट इट लाइक दिस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। खैर उसका आपको नाम तो नहीं लिखना है। अब अगर इसका मैं आगे ट्रीटमेंट करता हूं बाय एक्वियस KOH और आई कैन यूज एक्वियस NaOH, ठीक है। आप भी मुझे बताओ एक्वियस NaOH या KOH यूज करेंगे तो हेलोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने ऑलरेडी देखा है कि हेलोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। अब 2 हेलोजन है will be replaced by 2 OH group, तो आपको 2 molecules of KOH यूज करना चाहिए या तो 2 molecules of NaOH यूज करना चाहिए, आपकी मर्जी। तो यहां से क्या हो जाएगा, KCl निकल जाएगा। अगर आपने समझो 2 molecules of KOH यूज किया है तो यहाँ से 2 times KCl निकल जाएगा और दोनों ही क्लोरीन की जगह पे अब OH ग्रुप आ जाएगा। तो अगला कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ O- Na+ तो है ही है, पर इधर CH था, दोनों Cl हट गया, उसकी जगह आ गया OH और OH। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। देखिए हमने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा था कि एक ही कार्बन पर जब 2 अल्कोहल आते हैं तो इसे हम जेमिनल अल्कोहल कहते हैं। पर आपको पता है जेमिनल अल्कोहल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। विसिनल अल्कोहल्स एग्जिस्ट करते हैं, पर जेमिनल जब एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप जमे हुए होते हैं तो जेमिनल अल्कोहल बनता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, और हमें पता है कि वो आपस में ही वाटर लॉस कर देता है। तो इसमें ये भी देखिए खुद ब खुद वाटर लॉस होगा कि यहाँ से H और यहां से ये OH निकल जाएगा, ठीक है। तो जब यहां से HOH है नहीं, लॉस ऑफ वाटर खुद ब खुद हो गया साइमल्टेनियसली, तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, यहां पर O- Na+ तो एज इट इज था ही था, ठीक है। यहां पर देखो C है, H है और यहां पर सिर्फ एक ऑक्सीजन बाकी रहेगा जो कि डबल बॉन्ड में आ जाएगा इस कार्बन के साथ में। तो देखिए आपने अल्डिहाइड ग्रुप को जनरेट किया है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि किस तरह से अल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हुआ है। सबसे पहले आपने क्लोरोफॉर्म डाल के एक क्लोरीन और H को निकाल के 2 क्लोरीन वाला यानी जेमिनल डाइक्लोराइड बनाया। जेमिनल डाइक्लोराइड तो एग्जिस्ट करता है। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो दोनों क्लोरीन हट के दोनों OH आएगा। और आपको पता है जेमिनल डाइऑल एग्जिस्ट नहीं करता है, जो खुद ब खुद वाटर लॉस करके एक अल्डिहाइड ग्रुप को पैदा करेगा, क्योंकि ये टर्मिनल है ना। नॉन टर्मिनल होता तो कीटोन ग्रुप जनरेट होता, बट ये टर्मिनल है। खैर, तो यहाँ पर क्या बन गया, अल्डिहाइड ग्रुप इस तरह से। पर आपको चाहिए था सैलिसिलिक अल्डिहाइड, है ना। इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे बेटा, फिनॉल को सैलिसिलिक अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे थे। तो सैलिसिलिक अल्डिहाइड में इस ग्रुप के बाजू में OH ग्रुप होना चाहिए, पर आपके पास तो ONA ग्रुप है। तो अगेन आप हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, चाहे तो आप डाइल्यूट HCl यूज कर सकते हैं या तो डाइल्यूट H2SO4 यूज कर सकते हैं, या तो आप वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। आपको अपना ग्रुप यानी OH ग्रुप वापस मिल जाएगा और इस पोजीशन पर आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप भी है ही, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट में अगर आपने डाइल्यूट HCl यूज किया होता तो NaCl मिलता, डाइल्यूट H2SO4 यूज किया था तो Na2SO4 मिलता, और H2CO3 लिया होता तो Na2CO3 मिलता। तीनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। मैं हमेशा तीनों इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्शन दिख बहुत बड़ा रहा है कि सर इतना बड़ा रिएक्शन है, पर है नहीं, बहुत आसान रिएक्शन है। यहाँ तक तो आपको पता ही था कि सोडियम फिनॉक्साइड तो अपना को लाना ही होगा। उसके बाद में क्या किया है, एक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म किया है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, उसके बाद में ये कंपाउंड जनरेट हुआ है। अब इसमें आपने सिर्फ हाइड्रोलिसिस किया है तो ये कंपाउंड जनरेट हुआ है ना। फिर आपको अब इसने वाटर लॉस किया है तो ये कंपाउंड जनरेट हुआ है, और आपको यहाँ पर OH चाहिए था तो ये चाहिए।
ठीक है। तो ये रिएक्शन दिख बड़ा रहा है लेकिन है नहीं, आसान रिएक्शन है, अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कॉल्ब सिंथेसिस और ब्रिमर-टिमन सिंथेसिस दो नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछते हैं। अब इसको अच्छे से लर्न करेंगे। अगर आपको मैं पूछूंगा इसका डिस्क्रिप्शन लिखो तो क्या लिखेंगे? इन दिस रिएक्शन वी कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है। फर्स्ट, फिनॉल इज ट्रीटेड विद NaOH टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है। देन एक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म will give an intermediate which on alkaline hydrolysis will give geminal alcohol which will lose water molecule to form a complex which on hydrolysis will give salicylic aldehyde। ठीक है। तो इतना आप लिखेंगे तो आपको सारे मार्क्स जो है अच्छी तरह से मिल जाएंगे। बस लिखने में गलती मत करिएगा, जैसे मैंने कहा है रिवाइंड करके देखिए, अच्छे से उसी तरह से लिखिएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सभी रिएक्शन समझ में आए होंगे। अब छोटे छोटे दो और रिएक्शंस है फिनॉल के, फिर ये फिनॉल का टॉपिक पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए वो भी देख लेंगे अभी। तो पहले आप इसको अच्छी तरह से लिखिए आपके नोटबुक में। ठीक है। चाहिए तो आप जरा ब्रेक लीजिए और उसको अच्छी तरह से पढ़िए कि अब तक हमने जितने रिएक्शंस किए हैं क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ऑलराइट। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और दो छोटे छोटे रिएक्शंस कंप्लीट करके एक अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 6th वाला पॉइंट है रिडक्शन ऑफ फिनॉल्स। बहुत आसान रिएक्शन है, आपने 11th में भी किया था कि अगर आप फिनॉल लेंगे, फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, उस पर OH ग्रुप होता है। तो इस फिनॉल का अगर आप रिडक्शन करेंगे बाय यूजिंग जिंक डस्ट, जिंक इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिंक डस्ट हम यूज करके यहाँ पर ZNO को रिमूव करते हैं। ठीक है। और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बेंजीन रिंग बनती है। तो दिस वाज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन बैक इन 11th स्टैंडर्ड जब हमने पढ़ा था एरोमेटिक कंपाउंड्स, तब बताया था मैंने आपको। बहुत आसान रिएक्शन है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स। तो फिनॉल्स का ऑक्सीडेशन भी बहुत ही सिंपल है। जैसे बेंजीन रिंग पर ये OH ग्रुप है ना, फिनॉल रिप्रेजेंट करता है, और इसको मैं यूज करता हूँ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे अब यूज कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7, और उसी के जैसा एक और होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। तो पोटेशियम की जगह सोडियम और कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे यूज किया Na2Cr2O7। ठीक है। ऑक्सीडेशन कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, यानी डाइल्यूटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो करके आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा कि यहाँ डबल बॉन्ड O आ रहा है, यहाँ भी डबल बॉन्ड O आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। तो इसे कहते हैं क्विनोन, क्विनोन। ठीक है। और ये जो क्विनोन है, ठीक है, ये होता है पिंक कलर का। ठीक है। ये क्या होता है, पिंक कलर का। तो इसलिए फिनॉल्स एंड ऑक्सीडेशन बिकम पिंक। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के टाइम पे, उम्मीद करता हूँ याद होगा आपको। ठीक है। तो ये दो रिएक्शन हमने देखे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिससे हम कहते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स। अब आपके मन में पहली बार डाउट आएगा, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, क्या सर फिनॉल्स एसिडिक होते हैं? तो मैं कहूंगा हाँ, फिनॉल्स एसिडिक होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की लास्ट टाइम में दिखाया था, फिनॉल्स आर वीकली एसिडिक। वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत 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 वीक एसिड है। ठीक है। तो फिनॉल्स एसिडिक क्यों होते हैं, आज सारे रीजन हम डिस्कस करना चाहते हैं उस पर, और ये भी देखना चाहते हैं कि सर अगर एसिडिक है नेचर फिनॉल्स का, तो क्या अल्कोहल का नेचर एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी तो OH ग्रुप है। तो मैं आपको कहता हूँ अल्कोहल्स आर न्यूट्रल, अल्कोहल बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होता है। ठीक है। तो अब ऐसा क्या है कि OH ग्रुप व्हेन अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग यानी फिनॉल कंपाउंड के अंदर एसिडिक नेचर दिखा देता है, एंड OH ग्रुप व्हेन अटैच्ड टू एलिफेटिक कंपाउंड या फिर एलिफेटिक चेन दैट मींस इन अल्कोहल, वो एसिडिक नेचर नहीं बताता। तो आज ये सारे राज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, देखिए ध्यान से सुनिए। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स को समझने के लिए मैं ऐसा कहता हूं कि फिनॉल्स डिसोसिएट OH बॉन्ड। ठीक है। ऐसा लिखना चाहिए, फिनॉल डिसोसिएट OH बॉन्ड टू फॉर्म फिनॉक्साइड आयन। ठीक है। यानी फिनॉल जो है इस तरह से ये अपने आप को डिसोसिएट करना चाहता है OH बॉन्ड को ब्रेक करके। तो जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा, कॉमन सी बात है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बचेगा और यहाँ से H+ आयन बाहर निकलेगा। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इस इंडिकेशन के वो एसिडिक नेचर बता रहा है ना। जो कंपाउंड प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिडिक होता है कि नहीं? तो यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है ये फिनॉल, इसलिए फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। ये जो कंपाउंड है इसे मैं कहूंगा फिनॉक्साइड आयन। क्या कहूंगा इसे? फिनॉक्साइड आयन। ध्यान से सुनिए, फिनॉक्साइड आयन क्या होगा अगर फिनॉल्स है एसिडिक। ठीक है। या फिर मैं मेंशन करता हूं कि फिनॉल इज एसिड क्योंकि वो H+ डोनेट कर रहा है। तो ये जो स्पीसीज बन रही है आफ्टर डोनेशन ऑफ H+, उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस।
उम्मीद करता हूँ आपको एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर क्या होती है तो पता ही होगा, आपने पार्ट 1 में पढ़ा ही होगा। तो अगर ये एसिड है तो एसिड अपने अंदर से प्रोटॉन डोनेट करेगा, इसलिए एसिडिक नेचर बताता है। बट प्रोटॉन डोनेट होने के बाद में वो जो स्पीसीज में कन्वर्ट होता है वो उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन देखें तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके फिनॉल बनाएगा, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है रिवर्स रिएक्शन में देखिए प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये बनेगा ना। तो जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो बेसिक नेचर बताता है ना। इसलिए ये जो कंपाउंड है इसे मैं कहूंगा कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या है उसका एसिड। अब ध्यान से सुनिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का फंडा बताता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ का फंडा बताता हूं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है ना उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंपाउंड होता है। अब मैं ऐसा कहता हूँ फिनॉक्साइड जो है वो कॉन्जुगेट बेस है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है ना। अब सोचिए ना, आप ही सोचिए, अगर इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो फिनॉल कभी इस स्टेट में एग्जिस्ट करने की कोशिश करेगा? फिनॉल हमेशा अपने आप को स्टेबिलाईज करना चाहता है, और मैं ऐसा कहता हूँ कि H+ डोनेट करने के बाद फिनॉक्साइड जो बनता है वो ज्यादा स्टेबल है। तो फिनॉल हर बार अपने आप को ज्यादा स्टेबल स्पीसीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा ना। तो इसलिए इसका इक्विलिब्रियम हल्का सा यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसलिए ज्यादातर जो फिनॉल है वो अपने आप को इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि प्रोटॉन डोनेट करता हुआ दिखाई दे और एसिडिक नेचर समझ में आए। इसलिए मैं कहता हूँ फिनॉल जो है वो वीकली एसिडिक होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का फंडा मैं बताता हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base is directly proportional to acidic strength, ठीक है। इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, ऐसा मैं कह रहा हूं। अगर ये सोचिए ना, अगर ये कंपाउंड डिसोसिएट होने के बाद ये और ये बन रहा है और ये स्टेबल ही नहीं होता तो कंपाउंड अपने आप को कभी डिसोसिएट करता नहीं करता। तो डिसोसिएट ही नहीं करता तो क्या प्रोटॉन डोनर बनता? नहीं बनता। तो क्या एसिडिक नेचर दिखता? नहीं दिखता। पर एसिडिक नेचर दिख रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और इसमें इसलिए कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि ये कंपाउंड जो है वो स्टेबल है इसके मुकाबले। तभी तो कंपाउंड अपने आप को ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद करता हूँ समझा पा रहा हूँ। ये सारी बातें जो है आप जितना सोचेंगे इस पर उतना ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ का फंडा मैंने आपको बताया है। अब सवाल ये है कि सर आपको कैसे पता चला कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है इस कंपाउंड से? अरे भाई रेजोनेंस की वजह से। यहाँ पर जो रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पर जो रेजोनेंस हो रहा है दोनों में फर्क होगा। तो अब दोनों ही रेजोनेंस में आपको करके बताता हूँ और बताता हूँ कि क्यों फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस के अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है और फिनॉल के रेजोनेंस के अंदर कम स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। तो अब हम रीजंस डिस्कस करने वाले कि व्हाई फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, ठीक है। पर ये बात क्लियर रखिए कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, देयरफॉर फिनॉल शोज एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। चलिए देखते हैं कि फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है, व्हाई फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। तो मेरे साथ आइए, मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। चलिए फिनॉक्साइड आयन लिखिए कैसे दिखाई देता है। तो आप कहेंगे सर बेंजीन रिंग होती है, उस पर O होता है और O के पास नेगेटिव चार्ज यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से। पहले से 2 लोन पेयर तो होते हैं, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक और लोन पेयर रहा होगा, ठीक है। और इस तरह से ये बेंजीन रिंग होती है। चलिए इसका रेजोनेंस करते हैं। लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ रेजोनेंस तो आपको करने आता ही होगा, ठीक है। तो देखिए मेरे साथ, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे, एक आ गया ना नीचे इसलिए, और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा, बाकी के बॉन्ड्स एज इट इज, ठीक है। किसने इलेक्ट्रॉन खोया? ऑक्सीजन ने। तो उस पर चार्ज क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो पहले से चार्ज क्या है? नेगेटिव, इसलिए वो हो गया बैलेंस। कहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, यानी इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। फिर क्या होगा? लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। इस तरह से मैं 5 स्ट्रक्चर जो है उसको कंप्लीट करता हूँ आपके सामने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कैसे हो रहा है, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, सेम वे ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। फिर आखिरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से ऊपर चले जाएंगे। तो देखिए आखिरी स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो गया ऑक्सीजन के पास में, बॉन्ड्स कुछ इस तरह से, ऑक्सीजन पे फिर से चार्ज आ गया नेगेटिव, ठीक है। आप ये देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरह से यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, सही है। अच्छा, अगर हम फिनॉल की बात करते हैं तो चलिए देखिए फिनॉल में क्या होता है। तो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ फिनॉल, तो देखिए फिनॉल ऐसा दिखाई देता है, इसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रल कंपाउंड, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब देखिए लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। ऐसा होने पे यहाँ क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है, O है, इसके पास H पहले से था, 2 में से एक ही लोन पेयर बचेगा, है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होने की वजह से इस पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पे पहले से कोई चार्ज नहीं था,
उसने इलेक्ट्रॉन खोया इसलिए अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से। अब आगे क्या होगा, लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर, उस तरह से अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर बहुत फास्ट करा रहे हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी आती है इसलिए मुझे थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा, वरना तो चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होंगे ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट है। अब देखिए लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर, तो फिर से इसके आगे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये यहाँ और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ। अब अगले स्टेप में लास्ट स्टेप है यहाँ पर ये और ये वापस ऊपर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो आप दोनों ही रेजोनेंस को देखिए, मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि क्यों फिनॉक्साइड का आयन का रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। अगर आप चेक करें इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है वो बाद में ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है, फिर पैरा पोजीशन पर आ रहा है, फिर से ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है, फिर से ऑक्सीजन पे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज गेट्स डीलोकलाइज्ड, इसका मतलब चार्ज एक जगह पर थमा नहीं है, वो पूरे बेंजीन रिंग पर गोल गोल घूम रहा है, जिसकी वजह से उसको स्टेबिलाईजेशन मिलती है। हमको पता है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं या फिर जब चार्ज जो है वो अच्छे से डीलोकलाइज होता है, सभी पूरे कंपाउंड पर बटता है, तभी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज गेट्स डीलोकलाइज्ड। सर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए क्या इसमें पहले से कोई चार्ज था? नहीं, रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पॉजिटिव हो गया और फिर बेंजीन पर नेगेटिव, आगे जाके यहाँ पॉजिटिव है फिर भी बेंजीन पर नेगेटिव है, आगे जाके पॉजिटिव है फिर भी बेंजीन पर नेगेटिव ही है, और फिर जाके चार्ज जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पहले से कोई चार्ज नहीं था, रेजोनेंस होने की वजह से जबरदस्ती चार्ज आ रहा है, और वो भी एक नहीं दो चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और वो भी सेपरेट हो रहा है। तो कंपाउंड जब भी चार्ज होता है तो हमें पता है कि वो अनस्टेबल होता है ना। तो नॉर्मल कंपाउंड रेजोनेंस में जाके अपने आप को अनस्टेबल कर रहा है, क्योंकि वो चार्जेस को सेपरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए चार्ज सेपरेशन हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर है, वो सिर्फ ऑक्सीजन पर नहीं रह रहा है, इनफैक्ट वो पूरे बेंजीन रिंग पर घूम रहा है, जिसकी वजह से वो चार्ज सब में बट रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पर जो चार्ज है वो बट नहीं रहा, ये यहाँ पर जो चार्ज है वो सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है। पहले पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पे था, इसलिए देखिए कोई चार्ज ही नहीं था, पर रेजोनेंस की वजह से जो पॉजिटिव नेगेटिव था वो एक दूसरे से अलग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत खींचातानी होगी मॉलिक्यूल के अंदर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छे से डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो मैं ऐसा कहता हूँ यहाँ पर देयर इज चार्ज सेपरेशन, ठीक है। तो याद रखिए नेगेटिव चार्ज गेट्स डीलोकलाइज्ड, हेंस फिनॉक्साइड इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, ठीक है। जहां मैं कहता हूं चार्ज सेपरेशन लीड्स टू डिक्रीज इन स्टेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए ना, कंपाउंड फिनॉल कम स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड, क्योंकि फिनॉक्साइड के अंदर रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन होगा और इसके अंदर इतने अच्छे से रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन नहीं होगा, बिकॉज चार्जेस जो है वो सेपरेट होना शुरू हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इससे आपको समझेगा कि व्हाई फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, and therefore phenol always tries to convert itself into phenoxide ion, by which it has to donate a proton and shows its acidic nature, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपके, ठीक है। अब एक सवाल और आता है कि सर अगर फिनॉल्स, हम अभी कन्विंस हो चुके हैं कि फिनॉल्स एसिडिक है, पर सर क्या अगर फिनॉल्स एसिडिक है तो बताइए क्या अल्कोहल्स भी एसिडिक होगा या नहीं? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। तो मैं अब इसका आंसर बताता हूँ, पहले ये बोर्ड मुझे रब करना होगा। अब देखिए हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की, और हम देखते हैं कि क्यों अल्कोहल्स एसिडिक नहीं होते और फिनॉल्स एसिडिक होते हैं। है तो दोनों में OH ग्रुप ही। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ अल्कोहल की तो ROH ग्रुप है, ठीक है। और अगर मुझे इसका एसिडिक नेचर शो करना है तो मुझे OH बॉन्ड ब्रेक करना होगा। तो समझिए OH बॉन्ड ब्रेक करने के बाद O- जनरेट होगा और H+ जनरेट होगा। प्रोटॉन डोनर की तरह ये एसिडिक नेचर मैंने बताने की कोशिश की है रिवर्सिबल रिएक्शन से। और सेम अगर मैं फिनॉल की बात करता हूँ तो वहां पर ऐसा कुछ दिखाई देगा कि बेंजीन रिंग है, O है, H है, और इसको मैं रिवर्सिबली ब्रेक करता हूँ OH बॉन्ड को, तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई देता है O- और H+, ठीक है।
यहाँ पर इसे मैं कहता हूँ अल्कोहल और इसे मैं कहता हूँ फिनॉल। इसे मैं कहता हूँ अल्कोक्साइड आयन और इसे मैं कहता हूँ फिनॉक्साइड आयन। तो आप ही मुझे बताइए कि इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन है। मैं ऐसा कहता हूं कि फिनॉक्साइड इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। तो सही बात है या गलत बात है? अभी तो हमने दिखा ना, प्रूव किया ना इसके पहले कि फिनॉक्साइड इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, क्योंकि उसमें चार्ज डीलोकलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। अल्कोक्साइड जो है ये क्या करता है, देखिए ध्यान से सुनिए। अल्कोक्साइड इज destabilized by positive inductive effect of alkyl group। ठीक है, कैसे? ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव, और उसके बाजू में लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, हमें पता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन्स को यहां से पुश करेगा बाय पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाई दिया ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पे पहले से चार्ज क्या है? नेगेटिव, और उस पर और इलेक्ट्रॉन दोगे तो नेगेटिव पे ही नेगेटिव आएगा ना, तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं? नेगेटिव अगर पॉजिटिव आता तो स्टेबिलाईजेशन होता क्योंकि चार्ज बैलेंस हो जाता। पर यहाँ पर देखिए नेगेटिव और ये और नेगेटिव दे रहा है उसको, तो ये एक टाइप का डिस्टेबिलाईजेशन है। तो इसे कहते हैं अल्कोक्साइड इज डिस्टेबिलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। मुझे आप ही बताइए ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा क्या? जब उसको पता है कि आगे जाके वो अनस्टेबल हो जाएगा, और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो क्या ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा? नहीं। इसलिए जो इक्विलिब्रियम है पूरी की पूरी तरह यहाँ पर शिफ्टेड होता है, यहाँ पर ना के बराबर शिफ्टेड होता है। इसलिए अल्कोहल का भी प्रोटॉन डोनर का काम अच्छे से नहीं कर पाता है, इसलिए अल्कोहल एसिडिक नहीं होता है। फिनॉल को पता है कि जब मैं ऐसा करूंगा तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा और वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो वो हमेशा अपने इक्विलिब्रियम को इसकी तरफ पुश करेगा और हमेशा प्रोटॉन डोनर की तरह काम करेगा, इसलिए ये बहुत ही अच्छे से एसिड बन सकता है। तो इससे ये कंक्लूजन होता है कि अल्कोहल, ठीक है, आर न्यूट्रल, या फिर ऐसा कह सकते हो अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल्स। पर असल में हमें पता है कि अल्कोहल जो होता है आर न्यूट्रल, समझ में आया, और फिनॉल्स आर एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड पर एसिडिक होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है अल्कोहल और फिनॉल के बीच में। ठीक है, तो चलिए अब आगे 2-3 मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और कराऊंगा, जिसमें कहते हैं कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स जो है इनको डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है। अगर मैं बीकर में भर के दे दूं आपको अल्कोहल और फिनॉल, तो आप पहचानेंगे कैसे कि कौन से बीकर में अल्कोहल है, कौन से बीकर में फिनॉल। ठीक है, तो चलिए उस पर भी बात करते हैं। देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन करते हैं अल्कोहल्स और फिनॉल्स के। अगर बीकर में अल्कोहल दे दिया, एक बीकर में फिनॉल दे दिया, दोनों ही कलर टेस्ट होता है, तो पहचानो किसमें अल्कोहल है और किसमें फिनॉल है। बहुत आसान है। पहला टेस्ट तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं बाय लिटमस पेपर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अल्कोहल जो होता है न्यूट्रल होता है और एसिडिक कौन होता है? फिनॉल। तो न्यूट्रल पेपर अगर आप लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि अल्कोहल, ठीक है, रेड कलर नहीं देगा और ब्लू कलर भी नहीं देगा, लेकिन जो फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल का रेड कलर मिलेगा आपको। रेड लिटमस पेपर को डालोगे तो रेड ही मिलेगा, और ब्लू को डालोगे तो वो भी रेड हो जाएगा, बिकॉज फिनॉल एसिडिक नेचर बताता है। जो लिटमस पेपर से टेस्ट किया जा सकता है। दूसरा टेस्ट हम कर सकते हैं विथ बेसिस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बेस जो है वो एसिड से रिएक्ट करता है, यानी अगर बेस मैंने इनमें डाल दिया तो अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करेगा, बट फिनॉल से जरूर रिएक्ट करेगा। तो देखिए एक एक करके मैं समझाता हूँ कि देखिए अगर मैंने अल्कोहल लिया ROH, उसमें मैंने NaOH डाल दिया, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, या फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया NaHCO3 जो कि एक वीक बेस है, ठीक है, दोनों के साथ ही मुझे नो रिएक्शन मिलेगा। नो रिएक्शन इसलिए क्योंकि अल्कोहल नहीं रिएक्ट करेगा किसी भी बेस के साथ में, क्योंकि वो एसिडिक नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं फिनॉल लेता हूं, दैट इज AROH, ठीक है, इनको मैं रिएक्ट करवाता हूं NaOH के साथ में, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर मैं फिनॉल्स को रिएक्ट करवाता हूं NaHCO3 के साथ में, जो कि एक वीक बेस है, ठीक है, तो बताइए क्या होगा। अब देखिए फिनॉल जो है वो एक वीक एसिड है, आपको पता है एसिड है पर वीक एसिड है, ये ध्यान रखना। तो वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जरूर रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ARONA ऐसा सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है ना, तो आपको पता है कि यहाँ पर सॉल्ट मिलने ही वाला है, करेक्ट। और ये एक वीक एसिड होने की वजह से वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्या? नहीं, हमेशा रिएक्शन कैसा मिलता है? स्ट्रॉन्ग वीक, वीक स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। वीक वीक रिएक्ट नहीं करेगा, तो यहां पर आपको नहीं रिएक्शन मिलेगा, नो रिएक्शन है। बट यहां से प्रूव हो जाता है ना कि ये अगर NaOH बेस है तो ये एसिड है, तो यहां से प्रूव हो गया कि एसिडिक नेचर है।
और NaOH का अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया तो कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सर आपको पता कैसे चलेगा कि सॉल्ट बन गया? देखो सॉल्ट बन गया वो तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्ट बन गया वो तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो भी कलरलेस दिखाई देगा, तो पता कैसे चलेगा? तो देखिए ये जो मिक्सचर है इसमें मैं फिर से एसिड डालूंगा, पहले बेस डाला तो सॉल्ट बन गया, अब मैं एसिड डालूंगा तो वो फिर से फिनॉल बन जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना रिएक्शन, एक्शन ऑफ बेस की वजह से जो बन रहा है उसमें मैंने अगर एसिड डाल दिया तो रिएक्शन पलटी हो जाएगा, तो इसके वजह से क्या आएगा, फिर से फिनॉल बनेगा, पर इस वक्त फिनॉल का प्रेसिपिटेट बनेगा, क्योंकि फिनॉल पानी में इतने अच्छे से डिसॉल्व होता नहीं है। देखिए ये जो फिनॉल है पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, ऐसा मैं कहता हूँ। NaOH डालने पे बन गया सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट पानी में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि बहुत अच्छे से आयोनाइज होता है। अब जब मैं इसमें एसिड डाल दूंगा तो ये फिर से उल्टा हो जाएगा, रिएक्शन क्या बना देगा, फिनॉल, जो कि पानी में सॉल्युबल होगा नहीं, तो इस वक्त पानी में फिनॉल का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो प्रेसिपिटेट बन रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कंपाउंड फिनॉल है, और अगर कुछ रिएक्शन ही नहीं मिल रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो अल्कोहल है। तो यहाँ से मैंने डिस्टिंग्विश कर लिया बहुत आसानी से। याद करिए कि फिनॉल को NaHCO3 में डालने से कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों ही वीक है, वीक इंटरैक्ट नहीं करता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तीसरा जो टेस्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन टेस्ट या फिर कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ट्रू आती है, ठीक है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या होती है, कि अगर मैंने कोई फिनॉल कंपाउंड लिया है तो इसमें मैं ऐड करूंगा FeCl3, न्यूट्रल FeCl3, तो मुझे ना यहाँ पे फेरिक फिनॉक्साइड, क्या मिलेगा बेटा, फेरिक फिनॉक्साइड का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा, जहां पे फेरिक यानी Fe+3 स्टेट में सेंट्रल मेटल का काम कर रहा होगा, और फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन लिगैंड का काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से हमको फेरिक फिनॉक्साइड का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो और ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का सबसे खास बात क्या होता है, कलर, ये कलरलेस होता है फिनॉल, हमने पढ़ा ना, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स का तो कलर बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, तो याद रखिए यहाँ पर आपको डीप कलर मिलता है, डीप कलर मतलब क्या, बहुत डार्क कलर मिलेगा। अब अलग अलग फिनॉल्स अलग अलग कलर देते हैं, जैसे ये नॉर्मल फिनॉल है तो ये आपको वॉयलेट कलर देगा, ठीक है, डार्क वॉयलेट कलर देगा। अगर मैंने यहाँ पर नेफ्थॉल लिया होता तो अब थोड़ा आपको अलग बफ टाइप कलर मिलता, ठीक है, तो डार्क कलर मिलते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अलग अलग कलर, अलग अलग फिनॉल अलग अलग कलर देते हैं, बट कलर डार्क होगा बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स हो रहा है। यहाँ पर याद रखिए आप वॉयलेट कलर लिख के आ सकते हैं, ठीक है, या डीप ब्लू कलर लिख के आ सकते हैं, या फिर शांति से अगर आप डीप कलर लिख के आएंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से मैंने आपको 3 टेस्ट बताया जहां पर अल्कोहल फिनॉल को टेस्ट किया जा सकता है। अगर मैंने अल्कोहल के अंदर FeCl3 डाल दिया तो क्या यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स बनने वाला है? नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनने वाला है, जिसके वजह से वहां पर आपको किसी भी तरह का कलरेशन नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और यही टेस्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे फिनॉल चैप्टर कंप्लीट, ऑलमोस्ट नहीं, मैंने यहाँ पर फिनॉल चैप्टर कंप्लीट कर ही दिया है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये चैप्टर के नाम में से अल्कोहल और फिनॉल आज हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा ईथर्स। तो ईथर्स में भी सेम स्ट्रैटेजी से चलेंगे, पहले नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन विल बी डन। और उसमें थोड़े से मैकेनिज्म है जो भी मुझे डिस्कस करने हैं। मैं देखता हूँ आपके सिलेबस में इस साल मेंशन किया है वो मैकेनिज्म्स को, अगर किया होगा तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा, नहीं किया होगा तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी आपको जानना हो तो मैं कभी ब्रांच में अवेलेबल रहूंगा तो बता दूंगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होमवर्क में बस आप कॉल्ड सिंथेसिस, रिमर्टिमन सिंथेसिस को 5-5 बार लिखिए, ठीक है, और एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल क्यों आता है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है विद रीजंस, ठीक है, तो उससे भी आप 3-3 बार लिखिए। और बेसिकली फिनॉल पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। मैं तो कहता हूँ सभी रिएक्शन 2-2 बार लिख के कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें 3 थे, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय क्यूमीन, इंडस्ट्रियल मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा कॉल्ड सिंथेसिस, और बाद में हमने देखा रिमर्टिमन सिंथेसिस। फिर नाइट्रेशन वाला भी तो इंपॉर्टेंट था क्योंकि नाइट्रोफिनॉल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फंडा आता है। तो ये ओवरऑल देखेगा तो फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में फिनॉल में से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। तो फिनॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इतना होमवर्क करके रखिए। देखते हैं ईथर्स, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2-3 लेक्चर में ईथर भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।